हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, बीएमएस सेकंड प्रो स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। जो राजस्थान की HVR2 था उसका रिजल्ट है वो आ चुका था। उसके बाद आपकी जो कंप्लीट रिपोर्टिंग का प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो जो भी राजस्थान आयुष काउंसलिंग के जो लास्ट राउंड ये एक तरीके से HVR2 उसके बाद मोप अप राउंड है वो ऑटो होने वाला है, जो उसमें आपको नए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, नया रजिस्ट्रेशन वगैरह का। जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई होगी, वो कैंडिडेट्स है वो वहाँ उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। डायरेक्टली उनका रिजल्ट है वो 26 तारीख को है वो डिक्लेयर्ड हो जाएगा और उनकी रिपोर्टिंग 28 नवंबर को है। तो मैं जो बात करता हूँ कि तो अभी जो कंप्लीट स्टूडेंट्स थे जिनको HVR2 में कॉलेजेस अलॉट हुई थी, उसमें जो अपग्रेडेड हैं, जो भी कोई सी भी कैटेगरी का हो, BMS हो, BHMS, BUMS हो, BNYS हो, जो अपग्रेड स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले कॉलेज अलॉट हुई थी, तो उनको 24 को आना है। और फ्रेश अलॉटेड भी हैं जिनमें BMS, BHMS और BUMS के कैंडिडेट हैं, वो भी 24 नवंबर को ही रिपोर्टिंग के लिए आए। इसके अलावा जो 25 नवंबर है उसमें जो BNYS के कंप्लीट रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो BNYS के आए अपग्रेडेड के अलावा, जिनको फ्रेश अलॉट हुआ है। और जो BMS, BHMS और BUMS के बाई चांस कोई कैंडिडेट है वो रह गया है, तो कुछ केस ये भी आ रहा है कि हम मंडे को नहीं आ सकते हैं, तो हम नेक्स्ट डे आ सकते हैं क्या, तो 25 को आ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, इजीली आपका हो जाएगा। तो इसका मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको यहाँ सबसे पहले आयुष भवन जयपुर में आना पड़ेगा। इसके लोकेशन का वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको लोकेशन को फाइंड करने में दिक्कत आ रही हो तो आप यहाँ आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ आयुष्मान आने के बाद टोकन दिया जाता है। टोकन जितना जल्दी आप ले लेते हैं उससे आपको थोड़ा जल्दी ही आपका जो वहाँ अंदर का प्रोसेस है वो हो जाएगा। टोकन के अकॉर्डिंग आपको अंदर भेजा जाता है। वैसे अब लास्ट राउंड से तो भीड़ इतनी रहेगी नहीं, तो वैसा कोई इश्यू नहीं है। आपका आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आपका जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो हो जाएगा। तो अभी ये आयुष्मान में ही हो रहा था, बट इसको यहाँ भी स्पेस बहुत ही कम है, तो वहाँ पास में संगम गार्डन है, वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। बट आपको पहले आयुष भवन में ही आना है। यहाँ अगर कभी कभी यहाँ करवा देते हैं, कभी वहाँ बाहर करवा देते हैं, तो आसपास ये 50 मीटर तो आपका प्रोसेस अगर बाई चांस यहाँ नहीं हो रहा हो तो संगम गार्डन है पास में, तो वहाँ आपका प्रोसेस करवाया जा रहा है भीड़ की वजह से। तो वहाँ अगर हो या फिर आयुष भवन में हो तो आप एक बार पहले सबसे पहले आपको आयुष भवन में ही आना है। यहाँ आने के बाद आपको जो टोकन नंबर है वो दे दिए जाएंगे। यहाँ आपके वहाँ सिग्नेचर वगैरह करा लेते हैं, उसके बाद अंदर भेजा जाता है। अंदर जाने के बाद आपको वहाँ सभी सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स है वो रखने होते हैं, जो सीक्वेंस मैंने बता रखे हैं पहले वीडियो में। एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा एक बार फिर से, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करके रखे होंगे। अंदर आपका थोड़ा सा प्रोसेस होके फिर आपको अंदर भेजा जाता है, जहाँ कंप्लीट प्रोसेस है वो आपका सिंगल कैंडिडेट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में फी रिसिप्ट दे दी जाती है। फी रिसिप्ट को आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है उसमें आपको देना होता है। तो आप ज़्यादा लेट न करें। जो पहले ग्राउंड्स थे उनमें 7 डेज का टाइम रहता है कॉलेज में रिपोर्ट का, बट जो इससे जस्ट पहले वाला HVR1 था वहाँ ओनली 2 डेज का दे रखा था। इस वाले में भी इतना टाइम वहाँ लिख नहीं रखा है, बट 2-3 दिन में आप यहाँ से जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं उसके बाद आपको कॉलेज में भी रिपोर्ट करना होता है जो कॉलेज मिली है। तो वहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट्स से कुछ अलग बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है कॉलेज टू कॉलेज। बट वो डॉक्यूमेंट्स है आप तैयार कर लें तो वो आपको वहाँ कॉलेज में देने हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, बेसिक सा मैंने बता दिया है। अब रिपोर्टिंग का मैंने डेट्स बता दी, 24-25 दोनों में किसी में भी आ सकते हैं, बट जो बताया है मैंने उसके अकॉर्डिंग आए ज़्यादा बेटर रहेगा। बट और भी आप प्रॉब्लम आ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग डेट आप चेंज कर सकते हैं, बट इन 2 डेट में आपको आना पड़ेगा। फिर कॉलेज रिपोर्टिंग आप 2 दिन में कर सकते हैं कि आप 27-28 तक कर सकते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करें, इसमें टाइम की बाउंडेशंस रहती है। ये हो गया मैं कंप्लीट। इसके बाद जो आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में आपको बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मैं एक बता देता हूँ कि जो आपके कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो वो आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा 3 फोटोकॉपी आप करवा लो, क्योंकि आपकी 1 फोटोकॉपी आयुष भवन में आपसे ले लिया जाएगा। कंप्लीट सेट जैसा आप ओरिजिनल कराए वैसा एक फोटोकॉपी का सेट ले लिया जाएगा। इसके अलावा जो एक सेट है वो अप्रोक्स से जो आपकी कॉलेज अलॉट हुई है वहाँ पे लग जाता है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस रहता है। एक सेट है जो आपके भविष्य के लिए आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ जमा हो जाएंगे और फोटोकॉपी भी जमा हो जाएगी। तो आप ऐसा भी करेंगे मोबाइल में भी सभी डॉक्यूमेंट्स की आप फोटो खींच करके रख लें, ताकि आपके भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो आपको काम आ जाए। अब जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है उसमें मैं डिटेल्स में आपको एक एक का नाम बता देता हूँ। तो ये इसी सीक्वेंस में आपसे वहाँ लिए जाएंगे। तो इसी सीक्वेंस में आप ओरिजिनल का एक अलग सेट बना लो, फिर फोटोकॉपी भी उसी तरह एक ही सेट वापस से बना लो।
इसमें रहता है नीट स्कोर कार्ड हो गया और एक एडमिट कार्ड हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, इसी को सीक्वेंस में आप लगा सकते हैं। मार्कशीट हो गई 10+2 और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, इसकी जगह आप 10th की मार्कशीट ले सकते हैं। मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th की मार्कशीट है। ऑल मार्कशीट्स ऑफ 12th पास अगर मोर अटेम्प्ट है तो 7 है। 7 पॉइंटर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग, ये इस चीज़ का कोई मीन नहीं है, वैसे डायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 8 नंबर पे है कि कॉपी ऑफ फोटो आईडी, जैसा पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी हो या फिर आधार कार्ड, इसकी जगह चल जाता है तो उसकी भी एक फोटो कॉपी आपको चाहिए। 9 है वैलिड कार्ड सर्टिफिकेट है, तो कार्ड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आपको पता होगा कि आपका जो न्यू ही चाहिए होता है, SC ST में तो चल जाता है पुराने, बट अदर कैटेगरीज में है वो न्यू होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपका होना ही चाहिए। PH या PWD सर्टिफिकेट है वो वार्ड डिफेंस या कोई पैरामिलिट्री से रिलेटेड है, उनके डॉक्यूमेंट चाहिए। EWS सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग परफॉर्मा, इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। तो आपको कॉलेज अलॉट हुई थी, उसके अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड करते हैं तो उसका जो सेकंड पेज रहता है तो वो आपको निकलवा लेना है, या फिर आप जो नोटरी करते हैं जहाँ आपने डोमिसाइल वगैरह बनवाए थे तो उसके पास जाना है। और जो 50 रुपये की स्टाम्प की उसके ऊपर टिकट लगती है तो उनको बोल देना है 50 रुपये की टिकट लगा करके उसको फिल कर करके नोटरी कर देंगे, वही चाहिए आपको। या फिर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे, 300 रुपये में बनवा के देंगे वो। या फिर आप उसकी जो पेज हो पीछे वाला वो निकलवा के डायरेक्ट नोटरी करवाते हैं तो आपको 150 रुपये में यहाँ भी हो जाएगा, बट आप वहाँ से करवा कर ले आओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये अंडरटेकिंग परफॉर्मा है, जो आपका अलॉटमेंट लेटर उसका सेकंड पेज या थर्ड पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स आपके जो बेसिक है कोई ले आओ अगर, बट इसके अलावा ना आईएस-1 में आपको कोई सिंगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आपके कॉलेज में जमा होंगे, तो वहाँ मैंने बताया है कि यहाँ रिपोर्ट करने के 1-2 दिन बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा DD के बारे में डिटेल्स में बता देता हूँ कि DD उन्हीं स्टूडेंट्स को लाना है जिसका पेमेंट है आपका ये है कि आपके अकाउंट की लिमिट है वो अप्रोक्स ज़्यादातर की रहती है कि 1 लाख तक आप UPI पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर 1 लाख से कम फीस है तो वो आप इजीली कर सकते हो। उसमें भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 8,813 रुपये, वो तो गवर्नमेंट के लिए तो आप DD बनवाने की जरूरत नहीं, इजीली फोन पे से हो जाता है। या फिर अदर में भी रहता है कि 1 लाख से कम फीस है ना तो इजीली आप कर सकते हो। उसमें भी जिनकी ज़्यादा फीस रहती है 1 लाख के आसपास 90,000 है, जैसे DSS RRAU की अदर प्राइवेट कॉलेज, उनमें क्या रहता है कि डायरेक्टली वो 25,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लेस करके आपको DD बनवाना होता है, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं तो उतना ही करना होता है। जैसे 90,000 तो आपको 65 ही यहाँ पे करना पड़ेगा, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इतनी तो फैसिलिटी रहती है। बट प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनमें 2,80,000 फीस, उसमें 2,55,000 रुपये की आपको DD है वो बनवानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ 25,000 रुपये आप लेस हो जाते हैं 2,20,000। तो उसमें क्या है ऑनलाइन पेमेंट आप कर भी सकते हैं, वैसे कोई इश्यू नहीं है। बट ज़्यादातर में ये है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम भी हो जाए या फिर इतना पेमेंट आप अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। वरना आपके पास अगर फैसिलिटी आप करते हैं इतना पेमेंट, या फिर वो होता है वो नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, तो वैसा कोई प्रोसेस हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे योनो SBI से भी उसमें आप अगर फंक्शंस को ऑन करते हैं तो वहाँ पे 10 लाख तक की लिमिट आपको देखने को मिल जाती है योनो SBI है तो। बट फिर भी आप इतना क्यों ही रिस्क लो, क्योंकि यहाँ फिर बाई चांस फेल्ड वगैरह हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर इतना पैसा अरेंज करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप पहले ही बैंक में जाकर के DD बनवा लें। अब प्रॉब्लम्स ये भी आएगी स्टूडेंट्स के सामने, क्योंकि सैटरडे था उस टाइम रिजल्ट आया, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर संडे आ गया तो अब मंडे को अब जो बनवा रहे हैं DD वगैरह प्राइवेट कॉलेजेस वाले, तो मंडे को आप बनवा सकते हैं अगर जल्दी आप पहुंच पाते हैं तो। 10 से लेकर के और 5 बजे तक का टाइम रहता है, तब तक आप पहुंच जाते हैं तो आप 24 को रिपोर्ट कर सकते हैं। वरना कोई इश्यू नहीं है, अगर आपको लेट हो रहा है कि कहीं या फिर दूरी का इश्यू हो रहा है तो आप 24 को वो बनवा सकते हैं DD और 25 को आप आकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। बट आप 25 तारीख से लेट हो गए तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आप इसे डायरेक्टली कैंसिल कर दी जाएगी। और वो कैंसिल सीट है डायरेक्टली है वो मोप अप राउंड में है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जो राजस्थान का जो ऑल इंडिया के स्टे वैकेंसी 2 का रिजल्ट आया था उसमें भी 7 स्टूडेंट्स थे जिनको ऑल इंडिया में अलॉटमेंट हो चुका था SVR 2 में, तो वो आपको मैंने पहले भी प्रोवाइड करवा रखा है कि जो राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले अलॉटमेंट हो गया है SVR 1 में और ऑल इंडिया के SVR 1 में नहीं हुआ है, बट उनको अब SVR 2 ऑल इंडिया के में हो गया है, उनको ये राजस्थान की सीट छोड़नी पड़ेगी। तो 7 कैंडिडेट्स हैं जिनको ये राजस्थान की गवर्नमेंट सीट है वो छोड़नी पड़ेगी, जो छोड़ भी दी है, सरेंडर कर दी है। तो वो सरेंडर 7 सीट्स थी, तो उनका मेरे को एग्जैक्ट पता लग नहीं पाएगी इस राउंड में, तो शायद उनको नहीं दिया है अभी तक जहाँ रिजल्ट आया है। तो वो 7 सीट्स हैं वो मोप अप राउंड्स में जाएंगी, तो वहाँ जिनकी भी किस्मत अच्छी है वहाँ उनको मिलने के चांस है कि अभी तक उनको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उन्हीं को वहाँ मोप अप राउंड में है वो सीट अलॉटमेंट होगा। तो टोटल 7 सीट्स थी,
उनमें से अब देखते हैं कैटेगरी का कोडिंग ही मिलेगी। जिस कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने वो सीट सरेंडर की है, क्योंकि उनको ऑल इंडिया में लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास अभी तक के लिए, तो उन्होंने सरेंडर कर दी है सीट। तो ये ऑप्शंस थे। इसके अलावा जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए थे। इसके अलावा जो कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, हम उनमें आपको 2 दिन या 3 दिन में, जहाँ आप यहाँ 24-25 को रिपोर्ट करते हैं, 26-27 तक आप कॉलेज में रिपोर्ट कर दें। तो क्लासेज है वो स्टार्ट हो चुकी थी ज़्यादातर कॉलेजेज में, तो आप जा करके रिपोर्ट करके डायरेक्ट वहाँ भी रुक सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर हो गया, 10th-12th की मार्कशीट हो गई, नीट मार्कशीट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, चालान कॉपी। इसमें रहता है कि माइग्रेशन, ट्रांसफर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल आपको कॉलेज में लिए जाते हैं और इनकी फोटोकॉपी भी ली जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ आयुष्मान में आपसे लिए ही नहीं गए थे, वो ओनली कॉलेज में ही लिए जाते हैं। चालान कॉपी उसी को बोला जाता है जो आपको लास्ट में यहाँ आयुष्मान में फी रिसिप्ट दी जाएगी, वो जरूर लेकर के जाएं। वो उसकी फोटो भी आप अपने साथ रखें। ज़्यादातर ये डॉक्यूमेंट्स की आपकी फोटो तो कम से कम आप रख लो, या फोटो कॉपी करवा के रख लो, कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ती है तो। एडमिट कार्ड है नीट का और अलॉटमेंट लेटर। इसके अलावा जो बैंक पासबुक हो गई, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, गैप सर्टिफिकेट, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो इनमें कुछ में डिफरेंस रहता है, कुछ कॉलेजेस में नहीं मांगते हैं, बट आप फिर भी बनवा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा जो मैंने इसमें जस्ट पहले बताया था ना कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट लेटर एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आयुष काउंसलिंग वाला ही चाहिए। और एक जो आपका एफिडेविट था ना अंडरटेकिंग वाला, अंडरटेकिंग में भी आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने होते हैं वो आपको जो नीट वाले फिल नहीं करने हैं, वहाँ आपको जो राजस्थान आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ही यहाँ आपको फिल करने रहते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के टाइम करवाया था वो। तो जो भी कंप्लीट डिटेल्स थी वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।